नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का आपके पेपर फर्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने फैसियोला हेपेटिका ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं टीनिया सोडियम के बारे में। टीनिया सोडियम पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यानी कि इसके पहले जो पेपर्स हुए हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन टीनिया सोडियम से पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पूछ सकती हैं। ठीक है। और आपको डेली वीडियोस की अपडेट चाहिए या कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी कई सारे क्विज़ वगैरह मैं देती रहती हूँ, तो आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई रहेंगी, आपको वीडियोज़ की अपडेट ऑन टाइम मिलती रहती हैं। ठीक है। तो चलिए टीनिया सोडियम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम करेंगे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको डिस्क्राइब करना रिप्रोडक्टिव सिस्टम टीनिया सोडियम का। तो फिजियोलॉजी आपको हर एनिमल की पढ़नी होती है, जिसमें से एक पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टीनिया सोडियम का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है उसके बारे में। सेकेंड क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ पैरासिटिक एडेप्टेशन इन टीनिया सोडियम। टीनिया सोडियम बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, ह्यूमन की सीप की बॉडी के अंदर रहता है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, पैरासाइट, जो किसी की बॉडी के अंदर रहें और वहाँ से फूड ले, ऐसे एनिमल को एंडो पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक्टो एंड एंडो। जो बाहर रहें जैसे लीस मतलब जुएं हमारे बाल के, वो एक्टो पैरासाइट है। टीनिया सोडियम क्या है, एंडो पैरासाइट है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम टीनिया सोडियम पढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए टीनिया सोडियम की, तो टीनिया सोडियम क्या है, एक पैरासिटिक एनिमल है। कैसा एनिमल है, पैरासिटिक। पैरासिटिक पैरासाइट ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो किसी के अंदर रहे। और कैसा पैरासाइट, इंटेस्टाइनल जूनोटिक पैरासाइट, इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट है। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनकी बॉडी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है मैं बार बार आपको समझा चुकी हूँ, टर्म जहाँ आते हैं मैं वहाँ बता देती हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो आपकी जर्माइनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, जर्माइनल लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, वो तीनों क्या होती है, ये हो गया आपका एक्टोडर्म, ये हो गया मेसोडर्म और ये हो गया एंडोडर्म। ये तीनों इनमें पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल को ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट, इनकी बॉडी में कोई सीलोम आपको नहीं दिखेगा, इस तरीके से खाली जगह होती है सीलोम, वो देखने को नहीं मिलेगा। इनको एक और नाम से जाना जाता है, आप इसको लिख सकते हैं ऑल्सो नोन एज पोर्क टेप वर्म। ठीक है, पोर्क टेप वर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसकी बॉडी में पाए जाते हैं, सीप की बॉडी में पाए जाते हैं, पिग की बॉडी में पाए जाते हैं। तो पिग के मीट को पोर्क कहा जाता है, इस वजह से इनको पोर्क टेपवर्म कहा जाता है। ठीक है, बीफ, पोर्क, आप सबने इन सब के बारे में सुना होगा। काऊ वगैरह के मीट को बीफ कहा जाता है, पोर्क कहा जाता है पिग के मीट को। तो ये पिग में पाए जाते हैं, दैट्स वाई इनको पोर्क टेपवर्म कहा जाता है। ठीक है। एडल्ट वर्म जो होते हैं इनके, जो नॉर्मल एडल्ट बड़े हो जाते हैं, वो वाले वर्म क्या होंगे, एनिमल के, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ह्यूमन लाइक अस। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। अडल्ट जो होता है फ्लैट एंड रिबन लाइक, रिबन आप सब ने देखा होगा, जो लड़कियां बाल से चोटी बनाती हैं, फित्ता जिसको बोलते हैं रिबन, उसी तरीके से इनकी बॉडी होती है। ये देखिए एकदम रिबन लाइक ये होते हैं, क्रीमी और वाइट कलर के होते हैं, क्रीमी या वाइट कलर के ये होते हैं। ठीक है, बेसिकली इस तरीके के ये होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्रीमिश या वाइटिश कलर के होते हैं, एकदम रिबन जैसे, वो रिबन जिससे चोटी बांधी जाती है, या रिबन का यूज़ जो गिफ्ट पैकिंग में होता है, ऊपर उससे फ्लावर बनाते हैं, वही वाले रिबन का ये क्या होता है, उसी तरीके से ये दिखता है, वाइटिश या क्रीमिश कलर का होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनके बॉडी की थोड़ी सी बात कीजिए तो इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इनको खाना पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये दूसरे की बॉडी से, जैसे अगर ह्यूमन की बॉडी में पाया जा रहा है तो उसकी बॉडी से फूड ले लेते हैं। तो और सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो इनमें नहीं पाए जाते। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाएगा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इसी एक ही बॉडी में पाया जाता है। अभी आप जब पढ़ेंगे आगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है। ये फूड जो होते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं, ऑस्मोसिस और
तो आप सबने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का प्रोसेस सुना होगा। तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होते हैं, ये फूड को लेते हैं। 2 से 4 मीटर इनकी लेंथ होती है, क्रीमिश ग्रेइश येलोइश कलर के होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। अगर आप इनकी बॉडी को देखेंगे तो इनकी बॉडी 3 तरीके से 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। और वो 3 पार्ट आपका होता है, ये यहाँ पे हेड, जो आपको ये दिख रहा है हेड, और ये वाला रीजन जो है ये नेक, ठीक है। और इस पूरी बॉडी को स्ट्रोबिला कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोबिला। इनके हेड को स्कॉलेक्स कहते हैं, हेड को स्कॉलेक्स कहते हैं, ठीक है। नेक पाया जाता है और पूरी बॉडी पाई जाती है, ठीक है। अब इनकी बॉडी को भी आप अच्छे से मैं बताऊंगी, और ये हिंदी में वही सेम चीज़ आपकी हिंदी में दे रखी है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के बच्चे, दोनों बच्चे इससे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपको दोनों के मैंने और समझाती भी हूँ मैं हिंदी में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो इनके पहले हेड रीजन की हम बात करेंगे। ये वाला जो हेड रीजन है ये स्कॉलेक्स रीजन, ठीक है। तो ये जो इनका स्कॉलेक्स वाला रीजन है, इस तरीके से ये पाया जाता है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे रोस्टेलम पाया जाता है, इस साइड में सकर्स पाए जाते हैं, और इस तरीके से इनकी बॉडी पाई जाती है, ठीक है। बीच में भी सकर होते हैं। ये सकर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनको बॉडी से अटैच रहना, जैसे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन्स इनको अटैच होना, चिपकना रहता है, तो उसके लिए ये स्कॉलेक्स पाए जाते हैं। ऊपर रोस्टेलम होता है, रोस्टेलम पे 2 रो ऑफ हुक्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे सकर होता है बीच में, और नीचे वाले रीजन नेक रीजन में स्ट्रोबिलेशन पाया जाता है, इस तरीके से स्ट्रोबिलेशन, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। 1 mm इन डायामीटर होता है, ठीक है। साइज पिन हेड होता है, साइज ऑफ ए पिन हेड, ठीक है। ग्लोबुलर होते हैं, शेप में गोल टाइप के होते हैं। 4 सर्कुलर सकर्स पाए जाते हैं, आपने देखा ही सकर्स पाए जा रहे हैं 4 सर्कुलर, ठीक है। हेड में रोस्टेलम पाया जाता है, जिसमें 2 इस तरीके से 2 रो में क्या पाई जाती हैं, स्मॉल हुकलेट्स पाई जाती हैं, जिनको कि जिसकी वजह से इनको आर्म्ड टेपवर्म भी कहा जाता है। ये हुकलेट्स प्रेजेंट होने की वजह से इनके रोस्टेलम में जो चिपकने में हेल्प करते हैं, इनके अधेशन में हेल्प करते हैं, उनको आर्म्ड टेपवर्म भी कहा जाता है। तो टीनिया सोलियम को टेपवर्म के नाम से भी जाना जाता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा, क्योंकि ये पिग के मसल में पाया जाता है तो इस वजह से इसको पोर्क टेपवर्म कहा जाता है, और इनमें ये हुकलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको आर्म्ड टेपवर्म भी कहा जाता है। नेक की अगर मैं बात करूँ, ये नीचे नेक वाला रीजन जो है 5 to 10 mm लेंथ का होता है। ये एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, बडिंग जोन या ग्रोथ जोन होता है। एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी चीज का डिवाइड होना, ठीक है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, ये बार बार डिवाइड होता है, ठीक है। इसको प्रसार क्षेत्र कहते हैं, मतलब प्रसार मतलब फैलना, ठीक है, फैलता है, ठीक है। बडिंग मतलब डिवाइड होगा, और ग्रोथ यहीं पे होता है, ठीक है, यहीं से ये बढ़ता है। ये अनसेगमेंटेड रीजन होते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी की बॉडी इस तरीके से डिवाइड होना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डिवीजन एक्चुअल नहीं है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है, सेगमेंटेशन ऐसे पाया जाएगा कि ये इस पार्ट में, इस पार्ट में, ये आपको लाइनिंग तो दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल लाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर माउथ को आप देखें ना, तो इस तरीके से ये बेसिकली होते हैं। ये 4 हुक्स पाए जाते हैं, सकर्स, 4 सकर्स पाए जाते हैं। बीच में क्या पाया जाता है, हुक्स पाए जाते हैं। रोस्टेलम, जिसके किनारे किनारे पे 2 रो ऑफ हुक्स, ये रोस्टेलम है, इसके किनारे किनारे पे ये आपको हुक्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब बॉडी की बात करते हैं, जिसको कि स्ट्रोबुला कहते हैं। बॉडी या स्ट्रोबुला जो है ये ऑफ सेगमेंट्स और प्रोग्लॉटिड्स, इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट्स या क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड। द बॉडी और स्ट्रोबुला किससे मिलकर बना होता है, सेगमेंट से, छोटे छोटे सेगमेंट से। ऐसे अभी आप देखेंगे, 1 मिनट, यहाँ नहीं दिया, ये देख रहे हैं, बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट पाए जा रहे हैं। इन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। अगर आप इनको डिवीजन करेंगे तो इस तरीके से इनकी बॉडी होती है, ऐसे ऐसे सेगमेंट से मिलकर ये बने होते हैं, बहुत ज़्यादा राउंडेड होते हैं। अगर आप इनका डायग्राम देखेंगे भी तो इन सेगमेंट को क्या कहा जाता है, इन सेगमेंट्स को कहा जाता है प्रोग्लॉटिड्स। और ये प्रोग्लॉटिड्स टोटल 800 to 900 नंबर में होते हैं, ठीक है। और ये इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। कुछ इमेच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं, अगर आप इनकी लेंथ के हिसाब से देखेंगे, अगर ये लेंथ है इनकी तो बहुत लंबी लेंथ के होते हैं। ये 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होते हैं, इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। क्यों इस तरीके का डिवीजन पाया जाता है अभी आप देखेंगे।
तो जो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये एंटीरियर रीजन, मतलब ये इनकी बॉडी है इस तरीके से, तो ये जो आगे वाला रीजन है यहाँ पे इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स पाए जाएंगे। यंगेस्ट होते हैं, यंग वाले अभी जो नए नए बने हैं, और ये सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं। इनका हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल इसी बॉडी में पाया जा रहा है। तो इनका जो ये प्रोग्लॉटिड वाला सेगमेंट होता है, स्ट्रोबिला जो होता है, यहीं पर रिप्रोडक्शन इनका होता है। और ये इमेच्योर होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, मैच्योर प्रोग्लॉटिड की बात करें तो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में, यहाँ मिडिल में पाया जाएगा, लास्ट में ये होगा राइप या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। तो ये मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी में पाए जाएंगे, 450 नंबर में होते हैं, जिसमें से एंटीरियर मतलब आगे का जो 150 रीजन होता है वो क्या होता है, मेल पाया जाता है, मेल पार्ट होता है। और पीछे के जो 250 रीजन होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मेल पाया जाएगा आगे के 150 में, और पीछे के 250 में मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी आप पढ़ेंगे तो वो दोनों पाए जाएंगे। आगे वाले के आगे के 150 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे, लेकिन पीछे में मेल और फीमेल कंबाइन पाया जाता है। ठीक है, ये भी ये रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, ये एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसी में फर्टिलाइजेशन, देखिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब एक दूसरे के साथ क्रॉस में इस तरीके से फर्टिलाइजेशन करेंगे। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब एक ही सिंगल जो प्रोग्लॉटिड है उसी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, थर्ड आता है राइप या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। तो राइप या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो होता है ओल्डेस्ट, जो पीछे का 150 to 350 होता है, पोस्टीरियर सबसे पीछे पार्ट में पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे कहता है मेल और फीमेल ऑर्गन क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन नहीं रह जाते हैं। और ये यहाँ पे एक्सेप्ट हाईली ब्रांच्ड यूट्रस, अभी आप देखेंगे इसमें हाईली इस तरीके से ब्रांच्ड इस वाले रीजन में, ये आपका है टीनिया सोलियम, तो इसका मान लीजिए पोस्टीरियर रीजन, इसमें हाईली ब्रांच्ड यूट्रस बस रह जाएंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं रह जाता है। यूट्रस का मतलब अगर फीमेल का है तो वो हाईली ब्रांच केवल यूट्रस बस दिखेगा। और ये प्रोग्लॉटिड क्या होते हैं, जब देखिए अगर ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है तो ह्यूमन क्या करता है, फीकस निकालता है, मतलब अपना अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो डाइजेशन के बाद एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो निकालता है। उसी के थ्रू ये राइप या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो होते हैं ये इनका क्या होता है, ये टूट टूट कर गिर जाते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है एपोलाइसिस। ठीक है, तो एपोलाइसिस पे आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है, या एपोलाइसिस अगर आपका एमसीक्यू है तो वहाँ पे पूछ सकता है व्हाट इज एपोलाइसिस। तो रेगुलर शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, मतलब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का नियमित रूप से बहना, मतलब नीचे गिरना क्या कहलाता है, एपोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो जो राइप या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड पूरी तरीके से, राइप का मतलब होता है पक जाना। ठीक है, राइप आप सबने राइप मैंगो सुना होगा। ठीक है, तो जो पूरे ग्रेविड राइप प्रोग्लॉटिड्स होते हैं लास्ट पाए जाते हैं, जिनमें सिर्फ यूट्रस पाया जाता है, वो क्या होंगे, वो टूट टूट कर गिर जाते हैं और दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोलाइसिस। ठीक है, बॉडी वॉल ऑफ टीनिया सोलियम की बात करें तो टेप वर्म में सेलुलर एसिलिएटेड एपिडर्मिस नहीं पाया जाता है। ये जिनकी बॉडी जो होती है आउटर सेगमेंट टेगुमेंट और इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इनमें मस्कुलेचर पाया जाता है। ठीक है, इनमें मस्कुलेचर पाया जाता है, और ये जो इनका मस्कुलेचर की पैकिंग होती है उसको क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, उनको पैरेन्काइमा कहते हैं, यहाँ भी आप नोट कर लीजिएगा, पैरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ टीनिया सोलियम अगर हम देखें तो टीनिया सोलियम का आपने देख लिया एनिमल। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इनमें कोई एलिमेंटेशन मतलब एलिमेंट्री कैनॉल, डाइजेस्टिव ग्लैंड ये सब नहीं होता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है। ठीक है, ये जो है न्यूट्रिएंट को होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया न्यूट्रिशन वाला। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो मेनली इनमें एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, इस जिसको कि अनऑक्सीबायोटिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ये फ्री ऑक्सीजन जब अवेलेबल होगा तो उसकी प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन कर लेंगे, और अगर ऑक्सीजन इंटेस्टाइन में नहीं प्रेजेंट है तो भी ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम से, तो इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम से शॉर्ट नोट पूछा जाता है, अगर पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं देगा तो फ्लेम सेल देके आपको
शॉर्ट नोट पूछ लेगा। फ्लेम सेल बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फ्लेम सेल्स होती हैं, फ्लिकर लाइक ऑर्गन होती है। फ्लेम सेल के बारे में आपने थोड़ा बहुत शुरू से सुना होगा, कुछ ना कुछ आपने जब 11th 12th क्लास की NCERT पढ़ी होगी तो उसमें। तो ये जो इनका बॉडी होता है ना, इस तरीके से इनमें इनकी बॉडी होती है, ठीक है। ये पाए जाते हैं कैनाल। ये ल्यूमेन ऑफ फ्लेम सेल होता है, फ्लेम सेल का ल्यूमेन होता है, उसमें से ये फ्लिकर करता है इस तरीके से, ठीक है। फ्लेम, जैसे फ्लेम आप सबने लौ निकलती देखी होगी, उसी तरीके से निकलता है इनमें से एक सिलियरी फ्लेम निकलता है इनके ल्यूमेन में। ल्यूमेन इनका ऑर्गन होता है, उससे निकलता है। इस वजह से इनको फ्लेम सेल कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बोलना होता है, एक्सक्रेटरी कैनाल, कैपिलरीज एंड फ्लेम सेल, ठीक है। एक्सक्रेटरी कैनाल क्या होता है? लास्ट इन द लास्ट प्रोग्लॉटिड्स, जो लास्ट वाले प्रोग्लॉटिड्स हैं 3 में डिवाइड किया गया था, इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड। यानी कि ग्रेविड वाले जो प्रोग्लॉटिड्स हैं उसमें क्या होता है, एक पल्सेटाइल मतलब पल्स, जैसे पल्स आपकी बीट करती है उस तरीके का बीट करने वाला ब्लैडर पाया जाता है, या जिसको कि कॉर्डल वेसिकल कहते हैं, जो कि ओपन होता है एक्सटीरियर बाय सिंगल एक्सक्रेटरी पोर, लास्ट में ऐसे आके एक्सक्रेटरी पोर में खुलता है, ठीक है। But when the proglotid is set off, the caudal vesicle is lost and the terminal of the two ventral canals behave as an independent excretory pore. लेकिन क्या होता है कि आप सबको पता है कि एपोलिसिस का प्रोसेस होता है, जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है वो शट ऑफ हो जाता है, मतलब गिर जाता है। तो जब वो गिर जाता है तो जो कॉर्डल वेसिकल्स होते हैं उन जो मतलब सेट ऑफ हो गया, उसके बाद जो 2 टर्मिनल वेंट्रल कैनाल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से, ठीक है, क्या करते हैं, एक्सक्रेटरी कैनाल की तरह वर्क करने लगते हैं। अब फ्लेम सेल की बात करें तो फ्लेम सेल क्या होता है, सेकेंडरी कैनाल होता है जो किसके यूनियन से, सेवरल फाइन कैपिलरीज, मतलब छोटे छोटे कई सारी कैपिलरीज के मिलने से क्या बनता है, फ्लेम सेल बनता है। एक फ्लेम सेल जो होता है इरेगुलर शेप का होता है, मतलब कोई इसका शेप नहीं है, इरेगुलर शेप का है। इसमें ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होंगे, अगर मान लीजिए ये बॉडी है, बॉडी में साइटोप्लाज्म, तो ग्रेन्यूल्स मतलब इस तरीके से छोटे छोटे दाने के रूप में पाए जाएंगे। एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और ये जो पैरेन्काइमा मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, मस्कुलेचर जो होता है उनका बॉडी जो होता है मस्कुलेचर, वो पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। तो ये पूरे पैरेन्काइमा में क्या होता है, फैला हुआ होता है और रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्टेज को। तो जो भी वेस्ट बॉडी में रहता है टीनिया सोलियम को, उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। इनमें लॉन्ग सीलिया पाई जाती है इनके ल्यूमेन में, जो मैंने अभी बताया, ये लॉन्ग सीलिया इनके ल्यूमेन में पाई जाती है, जो फ्लिकरिंग मूवमेंट शो करते हैं। फ्लिकर करने का मतलब होता है लौ की तरह जलना। जैसे आप सबने मोमबत्ती जलते हुए देखा होगा तो उसमें से लौ निकलती है, ठीक है, उस तरीके से लौ की तरह ये निकलते हैं, जो कि इनके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि वेस्ट जो है एक्सक्रेटरी कैनाल से बाहर निकल जाए। इस फ्लिकर करने की वजह से इनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना रहता है और बॉडी से बाहर क्या होता है, जो एक्सक्रेटरी मटेरियल रहता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है, वो निकल जाता है। इसी वजह से इनको, इसी फ्लिकरिंग मूवमेंट की वजह से इनको फ्लेम सेल भी कहा जाता है। तो होपफुली आपको इतनी बातें अभी तक की समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, ये हमेशा पूछा जाता है क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फसियोला का भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फ्लेम सेल पे शॉर्ट नोट 100% पूछ सकता है, ठीक है, फ्लेम सेल से पूछ सकता है, ठीक है। अभी आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जहाँ से इनके लार्वा वगैरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अभी आपको लगेगा इतना ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनने वाला। अगर मैं आप ये वीडियो चाहूँ तो मैं आपको 10 मिनट में भी पढ़ा सकती हूँ, जस्ट एक एक लाइन लिख के रेस्पिरेशन का, रिप्रोडक्शन का, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट वो एक ही बॉडी में पाया जाए, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन में ही मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है तो ऐसे क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट, बेसिकली जो होता नहीं है। ईच प्रोग्लॉटिड यानी कि हर प्रोग्लॉटिड एट मेच्योरिटी कंटेन ए कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी कि जो मेच्योर प्रोग्लॉटिड होता है उसमें कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, जिसमें मैंने बताया था कि आगे के जो मान लीजिए ये मेच्योर प्रोग्लॉटिड है, आगे के 150 क्या होंगे, मेल होंगे, और पीछे के जो बचे हुए पार्ट होंगे उसमें मेल
और फीमेल दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोट्रैंडस टाइप का होता है। देखिए 2 टर्म आप बार बार सुने होंगे, प्रोट्रैंडस, ठीक है, और प्रोटोगाइनस, ठीक है। तो अगर कोई हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, प्रोट्रैंडस, ठीक है, प्रोटोगाइनस। तो अगर कोई हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं उनमें मेल फीमेल दोनों पाया जा रहा है, जहाँ पे मेल पहले मैच्योर हो, मेल मैच्योर फर्स्ट, आप हिंदी में लिख लीजिए, जहाँ मेल मैच्योर हो पहले, ऐसे कंडीशन को प्रोट्रैंडस कहते हैं। वहाँ पे मेल पहले मैच्योर हो जाएगा, उसी बॉडी में मेल का डेवलपमेंट पहले हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। और प्रोटोगाइनस, गाइनस का मतलब आप सबको पता है, गाइनीशियम के बारे में आप सबने सुना होगा, एंड्रीसियम गाइनीशियम, ठीक है, उसी से लिया गया है, एंड्रोसियम गाइनीशियम फ्लावर पार्ट में आप पढ़ते हैं। तो प्रोटेंड्रस मतलब एंड्रोसियम आ रहा है, मतलब मेल की बात हो रही है, मेल मैच्योर फर्स्ट, और गाइनस मतलब फीमेल होता है, तो प्रोटोगाइनस का मतलब फीमेल मैच्योर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे फीमेल का जो है परिपक्वता पहले होगी, मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व होना, ठीक है, फीमेल मैच्योर फर्स्ट, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर होगा। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर होगा, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर होगा। तो होपफुली आपको प्रोटैंडस और प्रोटोगाइनस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बार बार अगर ये टर्म आपसे पूछ भी सकता है, प्रोट्रैंडस एंड प्रोटोगाइनस, ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट पूछ सकता है। तो आपको अगर पता रहेगा तो आप लिख देंगे, यहाँ पे आपको बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर्स मिलेंगे। या अगर आपके सीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये पूछ सकता है, तो अगर आपको पता रहेगा तो आप करेक्ट आंसर लगा के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें ये प्रोट्रैंडस टाइप के होते हैं। यहाँ पे मेल पहले मैच्योर होता है, क्योंकि मेल 150 के आगे के 150 रीजन में, एंटीरियर का मतलब होता है आगे का रीजन, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, ठीक है। तो प्रोग्लॉटिड यहाँ पे पहले मैच्योर किसका होगा, मेल वाले का, ठीक। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसमें आता है पहला वास इफरेंसिया, टेस्टिस, सबसे पहला टेस्टिस, वास इफरेंसिया, वास डिफरेंस, सिरस और पेनिस, और जेनाइटल एट्रियम, ठीक है, या जेनाइटल अपर्चर, ठीक है। और कुछ इस तरीके का आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है टीन या सोलियम का, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं, 1 मिनट, मैंने नीचे लिया डायग्राम, ये अगर मैं आपको दिखाने की बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने टेस्टिस, और टेस्टिस इस तरीके से पूरी बॉडी में क्या है, फैले हुए हैं टेस्टिस। ये एक प्रोग्लॉटिड लिया गया है, ठीक है, एक प्रोग्लॉटिड लिया गया, उसमें आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। और फिर टेस्टिस के बाद ये पाया जाता है आपका वॉस इफरेंसिया, ठीक है। वॉस इफरेंसिया के बाद ये होता है, ये आके सारे वॉस इफरेंसिया है, क्या नाम होंगे, वॉस डिफरेंसिया। फिर ये पाया जाता है यहाँ पे सीरस सैक, इस तरीके से यहाँ से वॉस इफरेंसिया आएगा। और जो जेनाइटल एट्रियम या कॉमन पोर या गोनोपोर में खुलेगा, जो आप फैसियोला हेपेटिका में आपने ये चीज़ देखी थी, उसमें भी यहाँ वहाँ पे ये चीज़ होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आके खुल जाएगा, ठीक। यहाँ पे सेमिनल रिसेप्टेकल पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, सेमिनल रिसेप्टेकल इस तरीके से, जिसमें स्पर्म स्टोर होता है, और वो जाके इस तरीके से कॉमन गोनोपोर में खुलता है, ठीक। तो फुली मेल का आपको ये पार्ट समझ में आ गया। इसी में देखिए फीमेल भी है। फीमेल की बात करें तो ये आपको 2 ओवरीज देखने को मिल रही होंगी, इस तरीके से आपको 2 ओवरीज देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। ओवरी के बाद यहाँ पे ओवेरियन ब्रिज आपको देखने को मिल रहा होगा, ओवेरियन ब्रिज हो गया। इस ओवेरियन ब्रिज में आपको यहाँ पे यूट्रस इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इस यूट्रस में फर्टिलाइज पूरे एग, कैप्सुलेटेड एग, मतलब कैप्सुलेटेड का मतलब उसके ऊपर इस तरीके से कैप्सूल की लेयर है, वो आपको दिख रहे होंगे ऊपर की तरफ। फिर ये इस तरीके से ये पाया जा रहा है, ये तो ऊपर आपका लेटरल, ट्रांसवर्स, कॉर्ड, ये सब इनके बाहर की कवरिंग है। यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज ऊ टाइप, ठीक है, ऊ टाइप। ऊ टाइप के बाहर क्या है, यहाँ नीचे की तरफ वाइटेलाइन डक्ट है, और उसके बाहर क्या है, मेहलिस ग्लैंड है, इस तरीके से मेहलिस ग्लैंड है, ठीक है। तो होपफुली आपको सारा मेल और फीमेल पार्ट समझ में आ गया होगा। मेल पार्ट हम देखेंगे, तो अगर मेल पार्ट की हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला सबसे होता है टेस्टिस। टेस्टिस
जो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टिस जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, न्यूमरस होते हैं मतलब कई सारे होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं पूरे प्रोग्लॉटिड में। इस तरीके से पूरे प्रोग्लॉटिड में क्या है, ये फैले हुए हैं, स्कैटर्ड होते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। छोटे होते हैं और प्रोग्लॉटिड्स लंबाई और चौड़ाई में बिखरे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं वॉस इफरेंसिया पे। वॉस इफरेंसिया क्या है? फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ फाइन डक्ट। हर टेस्टिस से, ये टेस्टिस है, इससे छोटा छोटा फाइन डक्ट इस तरीके से अराइज होता है। फाइन डक्ट्यूल द वॉस इफरेंस, जिसको कि वॉस इफरेंस कहते हैं। ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंटरकनेक्ट होंगे और क्या करेंगे, इंटरकनेक्टेड विथ सिमिलर डक्ट्यूल्स फॉर्मिंग ए सराउंड ऑफ द टेस्टिस। एक कॉमन स्पर्म डक्ट बना लेते हैं जिसको कि वॉस डिफरेंस कहते हैं। ये सारे आके ज्वाइंट हुए और एक कॉमन डक्ट बना लिए जिसको कि वॉस डिफरेंस या स्पर्म डक्ट कहते हैं। इन द मिडिल ऑफ प्रोग्लॉटिड, ये क्या हो रहा है, ये सारा काम यहाँ बीच में एक प्रोग्लॉटिड है, ये उसके मिडिल में, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिडिल में ये डक्ट जो बन रहा है वॉस डिफरेंस, और इससे सारे वॉस डिफरेंस कनेक्टेड है, बना लेते हैं, ठीक है। फिर आता है वॉस डिफरेंस। तो वॉस डिफरेंस क्या होता है, ये एक थिक कन्वॉल्यूटेड ट्यूब होता है, थिक कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जो कि इस ट्रांसवर्स इन पोजीशन, ट्रांसवर्स है, इस तरीके के पोजीशन में पाया जाता है, इस तरीके की पोजीशन को ट्रांसवर्स और आगे वाले को लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके के पोजीशन को लॉन्गिट्यूडनल। तो किस पोजीशन में पाया जा रहा है, ट्रांसवर्स पोजीशन में पाया जाता है। एक्सटेंडेड टुवर्ड द लेटरल मार्जिन, ठीक है, टुवर्ड द लेटरल मार्जिन, ये आपकी लेटरल मार्जिन है, ये वाली, ये लेटरल मार्जिन है, लेटरल नर्व कॉर्ड, यहाँ तक ये फैला होता है। एक्सटेंडेड का मतलब यहाँ तक ये फैला होता है, ठीक है। एक एक टर्म मैं आपको बताते चल रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेटरल साइड क्या है, ट्रांसवर्स साइड क्या है, वेंट्रल साइड क्या है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेफ्ट और राइट में प्रोग्लॉटिड के, जो कि जाके किस में ओपन होते हैं, इस तरीके से सीरस सैक होता है, इसी में आके ये ओपन हो जाते हैं। अब सीरस क्या है, ठीक है, सीरस एक थिक मस्कुलर इवर्सिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेशन के टाइम मतलब जब मेल और फीमेल का इजेक्शन होता है, कॉपुलेशन होता है, उस टाइम पे क्या होते हैं, ये वर्क करते हैं। इनक्लोज्ड फॉर्म होता है, बंद होता है, सीरस सैक इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जाके ओपन होता है किसमें, मेल गोनोपोर में। कहाँ, कॉमन गोनोपोर में जाके ये ओपन होता है, ठीक है। कप शेप्ड जेनाइटल होता है, इस तरीके से कप शेप का, ये आपको दिख रहा होगा, ये कप शेप का है, ठीक है, कप शेप के होते हैं जेनाइटल एट्रियम, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय कॉमन गोनोपोर सिचुएटेड एट द जेनाइटल पेपिला। जो आके कहाँ, कॉमन गोनोपोर में खुलता है, जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है, जेनाइटल पेपिला के पास, ठीक है। तो होपफुली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या होता है, ओवरी, ओविडक्ट, ऊटाइप, यूटेराइन कैनाल, ओवेरियन ब्रिज, यूटरस, इतने पार्ट इसमें होते हैं, ठीक है। एक एक करके थोड़ी सी इनकी डिटेलिंग देख लेते हैं। ओवरी को हम जर्मेरियम भी कहते हैं, एक नाम और है जर्मेरियम, अगर कभी दे दे ओवरी को तो आपको पता होना चाहिए। बाइलोब्ड होते हैं, मतलब एक लोब इधर एक लोब इधर, बाइलोब्ड होते हैं। वेंट्रल इन द पोस्टीरियर पार्ट, ये है तो नीचे के पोर्शन में पाया जा रहा है, पोस्टीरियर पार्ट में पाया जा रहा है। प्रोग्लॉटिड के दोनों लोब एक किससे कनेक्टेड होते हैं, एक ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं जिसको कि इस्थमस कहा जाता है या ओवेरियन ब्रिज कहा जाता है। ओविडक्ट क्या होते हैं, शॉर्ट ट्यूब होते हैं जो कि यहाँ ये शॉर्ट ट्यूब हैं और मिडिल ऑफ इससे क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, ठीक है, मिडिल ऑफ इस्थमस से अराइज हो रहे हैं और यहाँ ऊ टाइप जो पाया जा रहा है इसमें आके ओपन हो जाते हैं इस तरीके से। ये ओविडक्ट से क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं और ऊ टाइप में आके इस तरीके से ऊ टाइप में आके मिल जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊ टाइप क्या होता है, एक स्मॉल राउंडेड चैम्बर होता है, ये ऊ टाइप है, यहाँ पे आके ओविडक्ट मिल गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ब्रिज है, दो लोब हैं, ठीक। और ये क्या होता है, यहाँ पे यूनियन किस किस क्या क्या चीज़ें आके यहाँ पे मिलती हैं, ओविडक्ट, यूटरस और वेटेलाइन डक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा आपका, ये जो ऊ टाइप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वेटेलाइन डक्ट आके मिल रहा है, ओविडक्ट आके मिल रहा है, ठीक है। और ये ऊ टाइप, इसी को इस वजह से इसको ऊ टाइप कर, यूटेराइन कैनाल, ठीक है। तो ओविडक्ट, वाइटेलाइन ग्लैंड और यूटेराइन कैनाल यहाँ आके मिल रहे हैं, ठीक है। इनका जंक्शन होता है, जंक्शन, एक जंक्शन पे आके ये मिलते हैं और ये सराउंडेड होता है मेहेलिस ग्लैंड से, जो कि एग को ल्यूब्रिकेट, मान लीजिए एग को क्या करना है, ल्यूब्रिकेट करना, पास भी तो करना है, एग को स्विम करना है, ठीक है। तो उसको चल के जाना है तो उस ल्यूब्रिकेशन उसमें होना चाहिए, मतलब कुछ चिपचिपा टाइप का होना चाहिए ताकि वो सरक सके हाथों से, ठीक है।
मतलब अच्छा सॉरी वो फिसलने में हेल्प हो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इस ऊ टाइप के बाहर ऐसे दूसरे कलर से मैं बना दूँ मेहलिस ग्लैंड पाए जाते हैं जो इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूँ आपसे, मान लीजिए ये रहा आपका ऊ टाइप, ठीक है, ये ऊ टाइप, ठीक है, इसके बाहर इस तरीके से मेहलिस ग्लैंड सराउंडेड होते हैं जो इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड होते हैं करते हैं। और जब यहाँ पे इस तरीके से यूट्रस से निकलती है एग ऊपर जाने के लिए, तो उसमें से इसको ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि ये अच्छे से स्विम कर सके। तो फुल्ली प्रोसेस समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आता है आपका एक पार्ट वजाइना। वजाइना क्या होता है? वजाइना क्या होता है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि फीमेल जेनाइटल पोर से निकलता है और मेल जेनाइटल पोर के पीछे की तरफ क्या होता है, लोकेटेड होता है। सेमिनल रिसेप्टिकल स्टोर करते हैं, ठीक है, स्पर्म को टेम्परेरली। सेमिनल वो आपको मैंने बताया था, सेमिनल रिसेप्टिकल वो स्पर्म को स्टोर करने का काम करते हैं। अब आता है यूट्रस। यूट्रस क्या है? ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब इस तरीके से बंद, ब्लाइंड सिलिंड्रिकल ट्यूब है जो कि कहाँ से, ऊ टाइप से निकल के एंटीरियर रीजन में ऊ टाइप से निकल के पूरे प्रोग्लॉटिड में फैला होता है, जिसमें 1000 ऑफ फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है। इसमें 17 to 30 लेटरल ब्रांच होती हैं हर साइड में। ठीक है, इस तरीके से 17 to 13 लेटरल ब्रांचेज होती हैं हर साइड में। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ब्लाइंड है मतलब किसी भी तरफ से खुला नहीं है, पूरा पैक है, इसी वजह से इसको ब्लाइंड सैक कहते हैं। ठीक है, वाइटेलाइन ग्लैंड क्या होता है? लार्ज लोब्यूलेटेड ग्लैंड है, ठीक है, लोब्यूल लाइक है, सिचुएटेड होता है पीछे मार्जिन ऑफ प्लॉगस्टिन में, पीछे की तरफ है, मार्जिन किनारे पे। ठीक है, आपका ये पीछे की तरफ है और मार्जिन किनारे पे एकदम क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है, कनेक्टेड होता है ऊ टाइप से, एक मीडियन वाइटेलाइन डक्ट से के द्वारा ये ऊ टाइप से कनेक्टेड होता है। इसमें कुछ फॉलिकल्स पाए जाते हैं जो यॉक सेल को सिक्रीट करते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मेहलिस ग्लैंड क्या होता है? मेहलिस ग्लैंड पे आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है। तो ये ऊ टाइप, द ऊ टाइप इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड कॉल्ड मेहलिस ग्लैंड। ये ऊ टाइप है, ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड से प्रोवाइडेड होता है जो इसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जब ओवा क्या होता है सिक्रीट होता है, तो ये इस ग्लैंड को क्या कहते हैं? मेहलिस ग्लैंड कहते हैं। तो होपफुली आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ में आ गया। अब होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल टीनिया सोलियम की। 100% अगर नेक्स्ट ईयर नहीं पूछा तो इस बार पूछे, या पूछा है तो भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका भी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है जब मेल और जब किसी होस्ट की जो लाइफ है वो जब किसी एनिमल की लाइफ 2 होस्ट में कंप्लीट हो। मान लीजिए एक ह्यूमन है, दूसरा पिग है, ठीक है, तो दो होस्ट में कंप्लीट होगी, ठीक है, एक मैन होगा, दूसरा पिग होगा, ठीक है, 2 होस्ट लाइफ साइकिल होगी। लाइफ साइकिल टेप फॉर्म की सिंपल होती है, विदाउट फ्री लार्वल स्टेज, इसमें कोई फ्री लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों होता है, ठीक है। अब जाइगोट जो होता है इनका, एंड द यॉक देन बिकम इनक्लोज्ड अ थिन सेल कोरियोनिक मेम्ब्रेन। आप सबने एम्नियन कोरियन के बारे में सुना होगा। क्या होते हैं? हमारे लेयर्स होते हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यॉक सेल के द्वारा ये सराउंडेड होते हैं। ये एक कैप्सुलेटेड, आपने ऊपर पढ़ा था ना कि कैप्सुलेटेड एग आर इनक्लोज्ड इन यूट्रस, मतलब तो ये अगर मान लीजिए एग है तो इसके ऊपर इस तरीके के एक कैप्सूल पाए जाते हैं, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो आगे के डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो इनमें क्या होता है? कैप्सुलेशन होता है। व्हेन कैप्सूल्स इन द यूट्रस द जाइगोट अंडरगो क्लीवेज एंड क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड इक्वल। अब जाइगोट क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होगा, मेल का ओवा, फीमेल की ओवा, मेल का स्पर्म, फर्टिलाइजेशन हो गया, एग बन गया, एग कैप्सुलेटेड है। अब ये कैप्सुलेटेड एग बाहर जाएगा। अब इस तरीके इसमें क्या होगा? क्लीवेज होगा, 2 सेल स्टेज बनेगा, 4 सेल स्टेज बनेगा, ठीक है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक होगा, मतलब पूरे एग, अगर इतना बड़ा एग है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, पूरा जाइगोट इस तरीके से डिवीजन होगा। और अनइक्वल का मतलब होता है इसे हाफ पार्ट जाइगोट का डिवाइड हो, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा दूं। एक होता है होलोब्लास्टिक, मतलब पूरा क्लीवेज, ऐसे 2 मैं बना दूं पूरा क्लीवेज। जब पूरा एग डिवाइड हो तो होलोब्लास्टिक, और अगर हाफ डिवाइड हो, इसी हाफ में डिवीजन हो, तो इसको कहते हैं इसको होलोब्लास्टिक नहीं कहते हैं। तो ये होता है हाफ डिवीजन। और यहाँ पे डिवीजन कैसा होगा? अनइक्वल। अनइक्वल से मतलब इक्वल, और अनइक्वल का मतलब जब डिवीजन इस तरीके से है,
इक्वल हो तो इसको कहते हैं इक्वल डिवीजन। अनइक्वल का मतलब ऐसे 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 इस तरीके से डिवीजन हो, दिस इज नोन अनइक्वल डिवीजन। तो क्लीवेज हो गया, ठीक है। क्लीवेज के बाद इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ क्लीवेज होता है, ठीक है। इसमें फिर क्या होगा, क्लीवेज के बाद इस तरीके से डिवीजन आगे बनता है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन बनेगा, ये डिवीजन होगा, माइक्रोमियर और मेगामियर बनेंगे। अनइक्वल डिवीजन है तो यहाँ मेगामियर मतलब बड़े वाले, माइक्रोमियर। फिर इस तरीके से डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे 3 हुक डेवलप होंगे। इनमें एक स्टेज बनती है जिसको कि हेक्साकैंथ स्टेज कहते हैं, 3 हुक स्टेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वो आगे उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, यॉर्क सैक यहाँ डेवलप होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये सॉलिड बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 हुक्स आपको इस पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, 3 हुक्स। फिर इनमें इन्वेजिनेशन होगा, मतलब ये इस तरीके से धंसेगा, फिर ये इस तरीके से इनमें डेवलपमेंट होगा, फिर आगे डेवलपमेंट होगा और ये फाइनली इस तरीके के स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्लीवेज, क्लीवेज के बाद यहाँ तक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जस्ट ऐसे क्लीवेज नहीं हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है। अगर मैं यहाँ एक डायग्राम दिखाना चाहूँ, पहले स्टेज की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो पहला स्टेज क्या होता है, एग और ट्रेपवर्म सेगमेंटेड इन फीकस आर पास्ड इनटू द एनवायरनमेंट। मतलब ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में थे, यहाँ से ह्यूमन ने अपना फीकस निकाला तो ये इन्वायरमेंट यहाँ में आ गए, इन्वायरमेंट से ये क्या होंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट से एग या सेगमेंटेड, जो ये आप सबको पता है पिग क्या खाता है, पिग ह्यूमन का एक्सक्रीटरी मटेरियल खाता है, पिग ने ह्यूमन का एक्सक्रीटरी मटेरियल खाया, ये उसके अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, टेपवर्म का एम्ब्रियो जो होगा वो हैच करेगा, पेनिट्रेट करेगा इनसाइड पिग या ह्यूमन, पिग में ये अब जाके हैच करेगा, मतलब डेवलप होगा आगे, ठीक। एम्ब्रियो डेवलप इनटू लार्वा मसल्स ऑफ पिग और ह्यूमंस। अब एम्ब्रियो क्या होगा, मसल ऑफ ह्यूमन या पिग में क्या होगा, डेवलप होगा। 4th स्टेज में क्या होगा, ह्यूमन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इंजेस्टेड रॉ और अंडरकुक्ड मीट फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आपको अनकुक्ड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उसमें पैरासाइट वगैरह होते हैं। अनकुक्ड मतलब पका ना पका हुआ, कच्ची चीज़ों में बहुत सारे पैरासाइट वगैरह होते हैं। थोड़ा सा कुक करके खाइए ताकि वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उनकी डेथ हो जाती है ताकि वो मर जाएं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन ने अनकुक्ड मतलब बिना कुक किया हुआ पिग का मीट खा लिया या रॉ कच्चा मीट खा लिया, तो ये फिर क्या होता है, उसके अंदर ह्यूमन के अंदर चला जाता है और फिर एडल्ट में के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है ह्यूमन और पिग के बीच में, ठीक है। ह्यूमन से निकलेगा पिग, पिग से फिर ह्यूमन, इस तरीके से साइकिल चलती है और 2 होस्ट में कंप्लीट होती है ये लाइफ साइकिल। इसी वजह से इनको डाइजेनेटिक कहा जाता है। तो इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक और डायग्राम है, प्राइमरी होस्ट इनका क्या होता है, मैन है, सेकेंडरी होस्ट इनका पिग है। मैन में आप देख रहे हैं कि अगर मैन में डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये मिजली पोर्क का मतलब कच्चा मांस पिग का यहाँ पे है जिसको ह्यूमन ने खाया। अब ह्यूमन में ये आया, इसका डेवलपमेंट हुआ, ये लार्वा बना, टीनिया सोलियम बना, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बना और ह्यूमन ने फीकस के थ्रू इसको निकाल दिया। अब इसी ग्रेविड प्रोग्लॉटिड को फिर पिग खाएगा। अब पिग के इंटेस्टाइन में क्या होगा, हेक्साकैंथ लार्वा का फॉर्मेशन होगा। हेक्साकैंथ मतलब इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें 6 हुक्स पाए जाते हैं, इस वाले स्टेज का फॉर्मेशन होगा। फ्री ऑन्कोस्पियर इनके ब्लड स्ट्रीम में पाया जाएगा। फिर से ये अगर मीट किसी ने खाया अनकुक्ड वाला तो फिर से ये साइकिल चलने लगी। तो होपफुली साइकिल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होता है। प्राइमरी होस्ट मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। मतलब पहला इन्फेक्शन मैन में होगा, उसके बाद आधा डेवलपमेंट किसमें, डेवलपमेंट का हेक्साकैंथ तक का डेवलपमेंट इनका पिग में हो रहा है। हेक्साकैंथ लार्वा के बारे में, लार्वा के बाद फर्दर डेवलपमेंट ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। ये हेक्साकैंथ वाला फॉर्म इनके बॉडी से निकलेगा और उसको ह्यूमन खाएगा और उससे फिर डेवलपमेंट होगा, ठीक। तो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से अनइक्वल डिवीजन होगा। अब बनेगा हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ या ऑन्कोस्फियर, इस पे शॉर्ट नोट पूछता है, हेक्साकैंथ लार्वा पे या ऑन्कोस्फियर पे, ठीक है। तो हेक्साकैंथ क्या होता है, इनर सेल मॉस ऑफ द मोरुला फॉर्म्स एम्ब्रियो दैट डेवलप 3 पेयर ऑफ काइटिनस हुक इन द पोस्टीरियर एंड। ये जो ब्लास्टुला होता है, आप सबको मैंने बताया था कि क्या होता है, 2 सेल स्टेज 16, 2 के बाद 4, 8, 16, उसके बाद क्या बनता है मोरुला। वो जो मोरुला स्टेज होता है, मोरुला स्टेज इस तरीके से हॉलो होता है, उसमें 3 इस तरीके से हुक डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर एंड पे, पीछे के एंड पे, ठीक है। ये हुक जो होते हैं ऑन्कोब्लास्ट सेल के द्वारा बनते हैं। ये 6 हुक्ड एम्ब्रियो होता है, इसी वजह से इसको हेक्साकैंथ कहते हैं। और ये हेक्साकैंथ बनने की जरूरत क्यों है, क्योंकि
ये पेनिट्रेट करेंगे, मतलब इनमें इस तरीके से हुक वाले तरीके से पा जाना, ऐसे हुक पा जाना ताकि ये पकड़ने के काम आए। अब क्या होता है कि ये जो हेक्साकैंथ होते हैं, इट इज सराउंडेड बाय 2 हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन, 2 हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन से इस तरीके से सराउंडेड होंगे। हेक्साकैंथ दोनों मेम्ब्रेन जो होते हैं एक साथ आके क्या करते हैं, एक स्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं, इसी वजह से इनको ऑन्कोस्फीयर कहता है। बाय टाइम धीरे धीरे ऑन्कोस्फीयर क्या होगा, फॉर्म होगा, प्रोग्लॉटिड ग्रेविड होंगे और ये साइज में इंक्रीज करके क्या होंगे, इन्वायरमेंट में पिग इनको निकाल देगा। अब इसी स्टेज में है और 6 हुक्स का डेवलपमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि अब ये मीट था मिजली पोर्क, इसमें हेक्साकैंथ है, इसको खाएगा ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन जब खाएगा तो उसकी बॉडी में जाने के लिए, चिपकने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, इसी वजह से इस हुक का डेवलप होता है और इसी को हेक्साकैंथ बाद में 2 मेम्ब्रेन बनाकर डेवलप हो जाता है जिसको कि ऑन्कोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ। ठीक है, ये जी वाला जो स्टेज है ये ऑन्कोस्फीयर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ऑन्कोस्फीयर स्टेज है, और ये आई वाला स्टेज आपका क्या है, हेक्साकैंथ स्टेज है। ठीक है, और इनमें एक और लार्वा डेवलपमेंट होता है, इस स्टेज को सिस्टी सर्कस कहते हैं। सिस्टी सर्कस पे शॉर्ट आउट पूछा जाता है। तो आपका जो एम वाला स्टेज है सिस्टी सर्कस, और ये सिस्टी सर्कस विथ नेक है। ठीक है, इनमें प्रोग्लॉटिड्स का डेवलपमेंट हो गया है। तो अब हेक्साकैंथ बन गया, मैंने हेक्साकैंथ तक आपको बताया था। अब सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन होगा, हेक्साकैंथ को इंजेस्ट करेगा पिग, समटाइम इसको डॉग, मंकी या सीप भी खा लेते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। मैन भी कभी कभी सेकेंडरी होस्ट की तरह वर्क करता है। अगर आप रॉ वेजिटेबल, कच्चा वेजिटेबल या कम पका हुआ मीट खा लेते हैं, किसका, पिग का, तो सेकेंडरी होस्ट मैन भी हो सकता है अगर वो पिग का अनकुक्ड मीट खा ले, क्योंकि पिग में ये पाया जा रहा है, पिग में ही डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा तो आप 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, उसको पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब माइग्रेशन विद इन सेकेंडरी होस्ट, मतलब सेकेंडरी होस्ट जो उसके अंदर अब माइग्रेशन होगा। ऑन्कोस्फीयर बन गया, अब ये पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे यहाँ पे 2 परसिस्टिंग हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारी उनके बॉडी में क्या पाया जाता है, एल्कलाइन जूस, मतलब HCl पाया जाता है ना, उसकी वजह से वो जो मेम्ब्रेन होगा वो गायब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है 10 मिनट में होता है, आफ्टर विच जिसके बाद हुक्स आर नो फर्दर यूज, इसके बाद हुक का यूज नहीं रह जाता, वो शेड ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अब हेक्साकैंथ चला जाता है लीवर में, लीवर से ये जाता है हार्ट में, हार्ट से आर्टेरियल सर्कुलेशन के थ्रू ये स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मतलब हमारी वॉलेंट्री मसल जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, मसल जो हमारे किसके साथ अटैच होती हैं, बॉडी के साथ, स्ट्रिएटेड मसल में चला जाएगा, जहाँ पे वो मेच्योर होगा ब्लैडर में या सिस्टी सर्काई में, किसमें 16 to 70 डेज में। ठीक है, किसमें डेवलप हो गया, अभी ये मेच्योर ब्लैडर या सिस्टी सर्काई में। अब सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वर्म का फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, हेक्साकैंथ जो है मसल में पहुंचने के बाद अपने हुक को लूज कर देता है, मतलब उसके हुक क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अब नरिशमेंट के लिए एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट टिश्यू, अब होस्ट की टिश्यू यानी कि पिग का जो मसल है उससे ये क्या कर रहा है, नरिशमेंट इस तरीके से ले रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू, साइज में बढ़ने लगेगा, शैक फील्ड कैविटी का फॉर्मेशन होने लगेगा, इनकी वॉल क्या होंगे, उनमें थिकनेस आने लगेगी, एंटीरियर इंड इन्वेजिनेट करेगा, अभी मैंने बताया ये वाला स्टेज बनेगा। ठीक है, जो कि हॉलो नॉब की तरह दिखने लगता है। फिर ये डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें स्कॉलेक्स बनने लगेगा, सकर हुक रोस्टेलम बनने लगेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोस्कॉलेक्स कहते हैं, और ये जो स्टेज है उसको हम ब्लैडर वर्म कहते हैं। तो ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस आपको समझ में आ गया होगा, ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस कहते हैं। अब सिस्टी सर्कस डेवलप होगा अडल्ट टेप वर्म में, जो ह्यूमन के द्वारा खाया जाएगा। पोर्क में विजिबल सिस्टी सर्काई दिखाई देते हैं व्हाइट स्पॉट के फॉर्म में, कभी आप देखिएगा मिजली पोर्क तो उसमें व्हाइट स्पॉट के फॉर्म में ये दिखाए जाएंगे, इसी वजह से इनको मिजली पोर्क कहा जाता है। अब इन्फेक्शन होगा प्राइमरी होस्ट में। अब मैन में फिर क्या हो जाएगा, अंडरकुक्ड मिजली पोर्क खाया मैन ने, फिर से उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर 8 से 10 वीक तक पूरा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद ये एपोलिसिस हो जाती है, एपोलाइसिस के बाद वो बाहर निकल जाता है। ठीक, तो फुली पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, ठीक है,
ये पूरा प्रोसेस लाइफ साइकिल का चलता है। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पैरासिटिक अडाप्टेशन। पैरासिटिक अडाप्टेशन का मतलब होता है अगर कोई एनिमल पैरासाइट है, किसी की बॉडी के अंदर रह रहा है। कभी कभी ह्यूमन भी पैरासाइट की वर्क करते हैं, कई तरह वर्क करते हैं कि कोई ह्यूमन किसी के साथ अपने फ़ायदे के लिए रह रहा है, उसका पूरा पैसा ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ऐसे लोगों को भी पैरासाइट कहते हैं। तो मैं जस्ट एक एनालॉजी दे रही हूँ। तो ऐसे पैरासाइट जो होते हैं उनको किसी के बॉडी के अंदर रहना है तो उस हिसाब से उनमें कुछ चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है, ताकि वो वहाँ बॉडी में रह सके। जैसे हमारी बॉडी में अगर हमारे इंटेस्टाइन में अगर पोर्क को रहना, मतलब टीनिया सोलियम को रहना, तो हमारी इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टमक में जूस पाया जाता है HCl। उससे बचने के लिए उनको कुछ चाहिए, क्योंकि HCl क्या होता है, एसिडिक होता है और वो उनको मार देगा। तो उससे बचने के लिए उनके अंदर कुछ अडाप्टेशन होंगे। ये आप देखेंगे तो इस तरीके से मसल में इस तरीके से फीते की तरह लटके रहते हैं। तो इसके लिए इनके चिपकने के लिए सकर्स पाए जाते हैं। ऐसे कुछ अडाप्टेशन होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप किसी जंगल वाले एरिया में रह रहे हैं तो आप अपने अडाप्टेशन के लिए क्या करेंगे, वहाँ के नेचर से मिलता जो पानी होगा उसको पिएंगे, फूड खाएंगे, अपने लिए कुछ घर बनाएंगे, कुछ अडाप्टेशन के लिए अपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ना। उसी तरीके से इनके बॉडी में भी अडाप्टेशन पाए जाते हैं और वो 2 तरीके के अडाप्टेशन होते हैं, ठीक है। पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि मॉर्फोलॉजी में बाहर से जो इनके स्ट्रक्चर है उसमें अडाप्टेशन हो जाना। और सेकंड होता है फिजियोलॉजिकल, इनकी फिजियोलॉजी, जैसे डाइजेशन, जैसे इनमें डाइजेशन नहीं पाया जाता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ये किसी की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, ठीक। होपफुली अडाप्टेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन की बात करें तो टीनिया सोलियम फ्लैटेंड होता है, लीफ लाइक होता है, रिबन लाइक बॉडी इसमें पाई जाती है, ताकि ये छोटे से छोटे स्पेस में फिट हो सके। मतलब अगर ये हमारा इंटेस्टाइन है तो उसके अंदर फिट होने के लिए, इसी वजह से इसकी बॉडी रिबन लाइक है, ठीक। अगर आपसे अडाप्टेशन पूछ ले तो आप 100% अब अडाप्टेशन लिख लेंगे, ठीक है। क्यों इनकी बॉडी इस तरीके से रिबन लाइक है, फ्लैट है, इसी वजह से, ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब इनमें टेगुमेंट पाया जाता है। आप सबको मैंने बॉडी कवरिंग के बारे में बताया था। टेगुमेंट क्या होती है? टेगुमेंट आउट ऑफ कवरिंग ऑफ टीनिया सोलियम इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बट इट प्रोडक्ट अगेन डाइजेशन बाय द होस्ट अल्कलाइन डाइजेस्टिव जूस। ये क्या होता है, फ्रीली इनका जो टेगुमेंट होता है बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है, इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू पानी चला जाता है, न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। लेकिन इनके टेगुमेंट का एक और पैरेन्काइमा आप सबने सुना था पाया जाता है, जो कि क्या करता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अल्कलाइन जूस से, डाइजेस्टिव जूस से, जो हमारी बॉडी के अंदर या हम लोग का में डाइजेशन होता है तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव जूस कई सारे पाए जाते हैं। उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं, इनके टेगुमेंट इस तरीके से होते हैं, ठीक है। फिर इसमें 4 वेल डेवलप्ड सकर्स पाए जाते हैं, मैंने आपको दिखाया ही था। इस तरीके से 4 सकर्स होते हैं जो कि एंकर यानी कि पकड़ने के काम आते हैं इंटेस्टाइनल वॉल। इस तरीके से हमारी इंटेस्टाइन है उसकी वॉल को पकड़ने के काम आते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बाय विच इट इज़ नॉट डिसलॉज्ड फ्रॉम द होस्ट, जिसकी वजह से ये क्या हो, होस्ट से बाहर फेंके ना जा सके। अगर चिपकेंगे नहीं तो क्या होगा, हमारी बॉडी इनको बाहर निकाल के फेंक देगी। तो डिसलॉज ना किए जाएं, इस वजह से उखाड़ के फेंका ना जाए, मतलब निकाला ना जाए, इस वजह से ये लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई सीलिया या ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे इनको ज़रूरत नहीं है कहीं मूव करने की, चिपके रहते हैं, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि ये फूड क्या करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस जो इनका होता है, मान लीजिए इस तरीके से बॉडी इसी के थ्रू अंदर चला जाता है, चला आता है कम, ठीक है, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं होती है। सरफेस एरिया अगर एब्जॉर्प्शन, जैसे ऑब्जॉर्ब करें चीज़ें, तो अगर इनके सरफेस एरिया को बढ़ाना है ऐसे, उसके लिए क्या होता है, माइक्रोविलाई पाई जाती है इनके टेगुमेंट में, ठीक। टेगुमेंट इनका वेल डेवलप्ड होता है। इनमें कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेंस ऑर्गन नहीं पाया जाता है वेल डेवलप्ड, क्योंकि इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, प्रोग्लैटिजेशन पाया जाता है, सेल्फ या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि इनको किसी दूसरे मेल फीमेल की ज़रूरत ना पड़े, उसी बॉडी में, एक ही बॉडी में है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लिए, अपना डेवलपमेंट भी करते रह रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इनमें रेजिस्टेंस कवरिंग पाई जाती है। जब एग में रेजिस्टेंस कवरिंग पाई जाती है, जब ये बाहर निकलते हैं, अगर मान लीजिए एग में इनका डेवलपमेंट हो रहा है और बाहर निकले अनफेवरेबल कंडीशन में, मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन इनको नहीं मिला, टेम्परेचर और वाटर सब कुछ नहीं मिला और इनको डेवलप नहीं होना, तो ये कैप्सूल के अंदर बंद रहते हैं। जब अच्छा कंडीशन आता है तब ये डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए इनके एग कैप्सुलेटेड होते हैं। होपफुली आपको मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन सारे समझ में आ गए होंगे। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में क्या होता है, इनकी बॉडी में इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर
देन सराउंडिंग, इनका जो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सराउंडिंग, यानी कि जो मान लीजिए अगर ये पिग में है तो उसकी सराउंडिंग से ज़्यादा होगा। पीएच इनका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब अगर मान लीजिए एसिडिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तब भी ये पीएच क्या होता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो अगर ये एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रहे तो उसको भी टॉलरेट कर ले जाएं, उसको भी सह ले जाएं। 4 to 11 होता है, मतलब समझ रहे, एसिडिक भी है और बेसिक में भी है, मतलब हर चाहे एसिड में रहे चाहे बेस में रहे अपने आप को टॉलरेट कर ले जाएंगे, ठीक है, ताकि होस्ट की बॉडी में अच्छे से रह सके। तो पहला पैरासिटिक अडॉप्टेशन क्या हो गया, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होता है और दूसरा इनका पीएच का लेवल बहुत हाई होता है। एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रह सकते हैं। ये ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में भी रह लेते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है एनारोबिक उसमें भी ये रह लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इनका एनारोबिक ऑक्सीजन की वजह से हो जाता है, ठीक है। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो उस टाइम पे ग्लाइकोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, फैटी एसिड, इस तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस होंगी और ग्लाइकोजन इनके फूड की तरह वर्क करेगा। तो होपफुली आपको अडाप्टेशन भी समझ में आ गया होगा। और टीनिया सोलियम का कोई भी चीज़ क्लियर, आपको ऐसा नहीं है कि क्लियर ना हो, जैसे टीनिया सोलियम की जनरल मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से टीनिया सोलियम होता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, क्रीमिश ग्रेस कलर का है, 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है, हेड, स्कॉलेक्स और नेक बॉडी, जिसमें भी इनका जो स्ट्रोबिला या बॉडी वाला रीजन है 3 में डिवाइडेड है, इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ठीक है। फिर अगर हम इनके बॉडी वॉल की बात करें तो इनर टेगुमेंट, आउटर टेगुमेंट और इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में मस्कुलेचर और पैकिंग मटेरियल पाया जाता है जिनको कि पैरेन्काइमा कहते हैं। क्यों पाया जाता है टेगुमेंट, आप सबको मैंने बताया, ताकि इनकी बॉडी जो है होस्ट की बॉडी में आसानी से रह सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। फिजियोलॉजी मैंने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में मेल फीमेल के बताया, क्या होता है लाइफ साइकिल के बारे में बताया कि किस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल में आपको कई सारे स्टेजेस के बारे में बताए, होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो गया तो हेक्साकैंथ लार्वा या ऑन्कोस्फियर का फॉर्मेशन होगा पहले, फिर ऑन्कोस्फियर के फॉर्मेशन के बाद हेक्साकैंथ लार्वा बनेगा, फिर इस हेक्साकैंथ के लार्वा के बाद सिस्टी सर्कस बनेगा, सिस्टी सर्कस फाइनली किसमें, एडल्ट में डेवलप हो जाता है। 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी आपका मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। और पैरासिटिक एडाप्टेशन के बारे में बताया कि अगर ये किसी की बॉडी में पैरासाइट है तो क्या क्या चीज़ें इनके अंदर पाई जाएंगी ताकि वो उस एनिमल की बॉडी के अंदर रह सकें। तो वो सारी चीज़ें आपको मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन दोनों बताए। अगर आपको कोई तब भी इस वीडियो के बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।